काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं अबाउट दी वुडन शॉप्स, तो लगभग आपके 1,20,000 तो हो ही जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्राइडे है और फ्राइडे को जनरली मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है। और आपको बताइए, जब वर्क फ्रॉम होम है और फ्राइडे है, मतलब वीक का सबसे लास्ट डे, और जापान में हो आप, तो 5 बजे या 4 बजे के बाद आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती और कोई मीटिंग भी सेट नहीं करता उस टाइम पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं आपको बताऊंगी मेरा वर्क फ्रॉम होम रूटीन, और उस दिन मैं क्या 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 दूसरे और भी काम संभाल लेती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैंने फ्रिज में चेक किया तो मेरे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, एग्स और बनानास वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं नीचे जाऊंगी, और मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी है और मुझे आज ज़रूरत है कॉफ़ी की। तो सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगी ग्रॉसरी स्टोर, अपने लिए एग्स लूँगी, कॉफ़ी लूँगी, और दोपहर का इंतज़ाम करके आऊँगी कि मुझे दोपहर में लंच में क्या खाना है, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा सकती हूँ। यह 9 बजे से ही इतनी धूप है, इंडिया को भी फेल किया हुआ है। मेरा काम जो है वो 10 बजे स्टार्ट होगा, तो 9 बजे तक मैं अपने लिए नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने उठाई आलू की टिक्की, 130 येन में 2 टिक्कियाँ मिलती हैं। फिर मैं गई मिल्क कॉर्नर और यहाँ से उठाया मैंने मिल्क, और ये कम से कम 230 येन का है। उसके बाद एग्स की कॉर्नर पे मैंने उठाया ये एग्स, 330 येन। आज फ़िश खाने का मन है तो मैंने उठाया ये फ़िश के 3 टुकड़े। ये सैल्मन फ़िश है मेरी फेवरेट। और यहाँ पे प्याज सस्ते थे तो मैंने सस्ते वाले प्याज उठा लिए। 3 प्याज है 230 येन के। 100 येन में शिमला मिर्च मिली तो ये हम ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ये चीपर है आज। यहाँ से उठाए मैंने खीरे, क्योंकि मुझे कुकुम्बर वाटर और ये सैलड बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये लिए मैंने टोमेटोज़। मैं ढूंढ रही हूँ एवोकेडो। एवोकेडो जो है काफ़ी ठीक लगता है जब आप एवोकेडो सैंडविच बनाते हो, और ये बहुत महंगा है। मतलब एक एवोकेडो सिर्फ 278 येन का है, विच मीन्स 120 INR। यहाँ से मिले मुझे केले जो हैं जापान में भी बहुत सस्ते हैं, 168 येन के हैं ये, तो आप लगा लो 100 रुपये के। यहाँ से ये मैं लिया डिश वॉशर, और ये मैंने लिया बर्तन धोने का जूना, और यह करवा लेती हूँ मैं बिलिंग यहाँ से। और लगभग मेरा 3000 येन का बिल आया। फटाफट से हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ एग एंड एक टोस्ट है उसको थोड़ा सा सेकूँगी, और जल्दी से फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता रेडी है, और मैंने बनाया है एग आलू की टिक्की, जो आपको बताया मैं अक्सर नीचे से लेकर आती हूँ। और ये है एवोकेडो सैंडविच, इसमें मैंने चीज़ डाला है, एवोकेडो, एंड दिस इज़ द ब्रेड। मैं इसको जल्दी से खा लेती हूँ और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 10। तो अभी 15 मिनट का ब्रेक हुआ है, तो मुझे लगा अपने लिए थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी बना लेते हैं, और फिर मेरी मीटिंग है आफ्टर एग्जैक्ट 15 मिनट्स। सो मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए अभी। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रह लो, चाय आपकी अगर आदत लग गई है तो कभी भी छूटेगी नहीं। और ऐसी अदरक वाली चाय पीने के बाद जो फ्रेशनेस आती है ना, आई कांट। सो अभी गर्मी बहुत है, तो मैं अपने लिए कुकुम्बर वाटर बना रही हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, 5 मिनट। सो कुकुम्बर वाटर जो है ना, इट्स
रियली बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज ये आपको हाइड्रेट करता है। तो मैं काफ़ी मतलब रोज़ बनाती हूँ इसको। तो बनाते हैं अभी। मैं वापस जा रही हूँ अपनी सीट पर। अभी मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था एंड 4:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैंने लॉग आउट कर दिया है। और मुझे लगा कि ये वीडियो पूरा बना लेती हूँ आज, और आज ही अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं अबाउट दी स्टूडेंट जॉब्स, और कितनी सैलरी मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली महीने की, और कैसी जॉब्स लगती है। तो मैं ये 3 पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो पर आवर सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू द प्लेस है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन टोक्यो, यहीं पे आप काम कर रहे हो, तो यहाँ का जो पर आवर वेज है वो 1150 1200 तक भी जा सकता है, और 1300 तक भी जाता है, डिपेंड्स ऑन आप क्या करते हो। बट नॉर्मली 1150 और 1200 के आसपास मान के चलो। ओसाका भी सेम ही है। और अगर आप फुकुओका या कुछ ऐसे प्लेसेस भी जाते हो तो वहाँ पे 900 850 950 1000 तक मैक्सिमम होता है, तो इतना ज़्यादा। सो फॉर एग्जाम्पल आप टोक्यो में रहते हो, ठीक है, और आपकी 1200 येन पर आवर सैलरी है। तो मंथली अगर आप 25 आवर्स काम करते हो तो लगभग 1,20,000 येन आप कमा सकते हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है। और मैक्सिमम आप 28 आवर्स काम कर सकते हो, उससे मैक्सिमम, क्योंकि ये लोग, इनको भी पता है कि जो फॉरेन स्टूडेंट है उनको कितना देना है, तो वो मैक्सिमम लिमिट तक जाने नहीं देते हैं। 25 तक ही आपको कोई भी जो भी एम्प्लॉयर होगा, कहीं भी आप काम कर रहे हो, जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया, कॉम्बिनी हो गया, या फिर कोई भी पैकिंग की जगह हो गई, पैकिंग करना जैसे, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो उनको पता होता है कि 25 आवर्स तक ही देने हैं, तो वो इतना ही देते हैं। तो लगभग आपके 1,20,000 तो हो ही जाते हैं। बट मैंने नेपाली और ये जो दूसरे वियतनामी और दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी और काम करते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल वो 25 घंटे यहाँ कर रहे हैं और कम से कम 15 और 20 घंटे कहीं और कर रहे हैं। और वो मतलब दोनों जो एम्प्लॉयर है, ये पिज़्ज़ा हट वाला और ये कॉम्बिनी वाला, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है ना आपके ऊपर नज़र रखती है, ठीक है। और सैलरी जो है ये बैंक में देते हैं, और बैंक जो है ना एक नंबर से कनेक्ट होता है हर जगह। जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ जापान में और स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी एज ए स्टूडेंट, आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें भेजते हैं। तो उसके अंदर एक माई नंबर भी होता है। माई नंबर इज़ के जो हमारे इंडिया में पैन कार्ड है, ऐसा कुछ नंबर होता है, और वो नंबर जो है ना हर जगह आपका कनेक्टेड होता है। किसी भी एम्प्लॉयर जो होते हैं ना, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, सबसे पहले ये नंबर लेते हैं, और ये नंबर आपके बैंक अकाउंट हर जगह से कनेक्ट होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हो और किसी ने बोला कि मैं तो यहाँ भी काम कर रहा हूँ, वहाँ भी काम कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हो, एकदम से आपको कोई नहीं देखेगा, या आप सोचोगे कि ये तो हो सकता है, लेकिन ये इलीगल है। और कहीं से कोई ना कोई इसको पकड़ लेता है, एंड देन आपके वीज़ा प्रोसेस में और वीज़ा रिन्यूअल कराने में, और आगे अगर आपको जापान में ही रहना है तो उस प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो बस मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, स्टिक टू 25 आवर्स और 28 आवर्स मैक्सिमम। सो अब 1,20,000 येन आ गए आपके पास। अब इतना खर्चा कैसे क्या होता है? खर्चा जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो खर्चा होता है ना, वो होता है आपका रेंट। अगर आप टोक्यो में का रेंट कम से कम मैं बता रही हूँ 50,000 येन एक 1 रूम का ही होगा, बस 50-60 इतना, मतलब 60-50 तो बहुत कम बताया है, शायद 60-65 तक। केस में आप है ना खुद का अपार्टमेंट लो ही मत, क्योंकि अपार्टमेंट लेने के लिए भी ना आपको बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है, कम से कम 2-3 लाख। उसमें सिक्योरिटी होती है, काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आप शेयर हाउस ले सकते हो। शेयर हाउस आप टोक्यो में थोड़ा सा अगर कम्यूट कर सकते हो 1 घंटा या कुछ, तो आपको अच्छे से अच्छा शेयर हाउस 50,000 या 55,000 तक मिल जाएगा। उसमें क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला बात तो आपको बिजली, पानी और ये सारी जो वाईफाई, ये है ना अपने आप से नहीं देना पड़ेगा, ये शेयर हाउस में इंक्लूड होता है। दूसरी बात, जब आप अपना रेंट करते हो अपार्टमेंट, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी भी पड़ती है, जैसे स्टडी टेबल हो गई, आपका फ्रिज हो गया,
और वॉशिंग मशीन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर रहोगे कैसे, तो वो अवॉइड हो सकता है बिकॉज जापान में जो कोई भी शेयर हाउस ले लो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इक्विप्ड मिलेगी, मतलब आप यूज़ कर सकते हो, किचन में सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे शेयर हाउस होते हैं ऐसे, और मैं शुरू में शेयर हाउस में ही रही थी। तो आप शेयर हाउस को ही प्रेफरेंस देना सबसे पहले। जब आप थोड़ा स्टैब्लिश हो जाए, जब सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए, तब आप अपना रूम रेंट कर सकते हो, क्योंकि रूम रेंट करने में ही अपने एडवांटेज होते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको कंप्यूटर पास जो है, कहीं पे भी जाने का कंप्यूटर पास जो है बहुत ही हाफ रेट, मतलब बहुत ही कम रेट में मिल सकता है। तो आपका कंप्यूटिंग एक्सपेंस है वो पूरा आधा हो जाएगा। साइकिल चलानी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2-2, 3-3 किलोमीटर ये तो लोग पैदल चल लेते हैं, हमसे नहीं चला जाता। हम तो रिक्शा करते थे, ऑटो करते थे। अगर आपके पास साइकिल है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब मैं आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने 2-2, 3-3 किलोमीटर आप कैसे जाओ ना, वहाँ पे मेरा घर इतना दूर था, ट्रेन और रेलवे स्टेशन सारी चीज़ें, मुझे इतना चलना पड़ता था। तो मैंने फिर साइकिल खरीदी और उसको मैंने चलाना सीखा पार्क के अंदर, और लगभग 3 या 4 दिन में लगातार प्रैक्टिस के बाद मैं चला पाई। तो अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये, तो वो पहले सीख लो। फ़ोन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काफ़ी सारी फ़ोन की कंपनीज है यहाँ पे, एप्पल स्टोर्स हैं, और जापान में तो एप्पल मतलब 99% जो पॉपुलेशन है वो एप्पल कैरी करते हैं, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट। काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखे, और मेरे भाई ने भी ये किया था कि फ़ोन नंबर के साथ साथ एप्पल का फ़ोन भी उठा लिया और फिर अपना 15,000 का हर महीने का वो बिल दे रहे हैं, क्योंकि EMI बन जाती है एप्पल के फ़ोन की, और देन तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है और जो भी है उसका तुम्हें जो भी 2-3 हज़ार जो भी चार्ज है वो देना पड़ता है, जिससे तुम अपने आप को और ज़्यादा बर्डन में डाल रहे हो, बिकॉज फिर 15,000 हर महीने आपको वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, अभी सिर्फ 1,20,000 ही कमा रहे हो। तो मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी चाइनीज़ फ़ोन, ओप्पो और रेडमी जो भी है, बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं 10-15 हज़ार की स्कीम्स में। वो लो और नंबर लो, 1-1.5 हज़ार वाला नंबर लो, और सिर्फ उसको मिनिमम 1 या 2 हज़ार का ही मतलब महीने में आप फ़ोन का बिल दो, इतना ही रखो। ये नहीं कि आप 15,000 हर महीने दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। खाने पीने का जो खर्चा है एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बिकॉज एकदम से आप इंडिया से आए हो और एकदम से यहाँ का पूरा टेस्ट ही मतलब उड़ जाता है ना। आप खुद से बना नहीं सकते, मैं तो नहीं बना पाती थी। तो खर्चा बचाने के लिए मैंने भी थोड़ा छोटा मोटा बनाना सीखा, स्पैगेटी बना ली, मैगी बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया। और बिकॉज मैं भी 1,20,000 ही कमाती थी शुरू में, तो मेरे पास भी इतना नहीं था कि मैं रोज़ इंडियन रेस्टोरेंट में 2 या 3 हज़ार का खाऊं, और वो भी सिर्फ एक टाइम। तो वो बचाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत कुकिंग सीखी और देखा कि मैं और क्या क्या खा सकती हूँ जो जापान में अवेलेबल है चीपर। तो फ्रूट हो गया, जैसे फ्रूट एप्पल हो गया, एप्पल 100 येन का आ जाता है, केले हो गए, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको क्या खाना है, किससे आपको मतलब सही लगेगा, एक टेस्ट भी होता है। और इंडियन रेस्टोरेंट में अवॉइड ही करना खाना, बिकॉज वो एक तो अनहाइजीनिक होता है, क्योंकि वो आपके लिए एकदम से फ्रेश तो बनाएंगे नहीं, बहुत पहले की ग्रेवी होती है उसमें डाल के बनाते हैं, तो वो रोज़ रोज़ नहीं खाया जाता है। और यहाँ पे आपको रोटी बहुत ही कम इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेगी, आपको नान मिलेगा इतना बड़ा, वो भी मैदा का। तो रोज़ रोज़ मैदा आप खाओगे, तो इसलिए अवॉइड करना इंडियन रेस्टोरेंट में रोज़ खाना, कभी कभी चलता है। इफ़ यू आर जिम लवर और आप स्टूडेंट वीज़ा पे और आपकी एज 25 से कम है, तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं जिम में। जैसे मैं अभी 12,000 देती हूँ, तो आपको वही 6,000 या 5,000 आप दोगे, आपकी एज कम है और आप स्टूडेंट हो, तो आप के लिए डिस्काउंट्स है। और काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्काउंट्स होता है, आप मूवी थिएटर में जाओ तो वहाँ डिस्काउंट है, स्टूडेंट वीज़ा पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स होते हैं। बस आपको ना पूछना है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे स्टूडेंट वाला प्राइस दो, तो अगर नहीं होगा तो वो बता देंगे भाई यही है, अगर होगा तो वो आपको बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी आपको, अगर आपके पास N2 है या N3 है, या आपको जापानीज़ की नॉलेज, आप बोलना सीख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो आपका तो जॉब लेवल है ना वो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। अच्छी जॉब से मतलब है कि सिर्फ आप पैकिंग ही नहीं कर रहे हो 8 घंटे, आप पागल हो जाओगे पैकिंग करके, सिर्फ आप खाना ही नहीं बना रहे हो,
ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया, सिर्फ आप पैकिंग मतलब पिज़्ज़ा ही नहीं बना रहे हो। मैं हमेशा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि थोड़ा सा जापानीज़ सीख कर आओ। बोलना आना चाहिए आपको, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो ना तो आपको जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि फिर वो काम कैसे समझाएंगे, तो उनको इंग्लिश तो आती नहीं, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अभी से ही अगर आपको जापान आना है, N3 N2 छोड़ो, सिर्फ कम्युनिकेशन जो है ना अपना अच्छा करो। जापान में ना स्टूडेंट को बहुत जल्दी नौकरी मिलती है, मैन पावर की बहुत कमी है। कम से कम है ना कम्युनिकेशन लेवल की जापानीज सीख कर जरूर आना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी यहाँ पे जॉब करने के लिए। या तो फिर आप हर महीने अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से मंगाते रहना पैसे, आपके खर्चे के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि कम से कम अपना खर्चा तो आप अपने खुद से निकालो यहाँ पे रहते हो तो। और ये सिर्फ खर्चा निकालने वाली बात नहीं है, आप किसी भी जगह पे जाओगे, सिर्फ जो आपका स्कूल है वहाँ जाने से आपकी जापानीज़ का लेवल अच्छा नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी जगह काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर आपका, काफ़ी सारे आप दोस्त बनाओ, आप कम्युनिकेशन लेवल अच्छा करो, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। और जापान में रहना और आना इज़ लाइक आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं, ऐसे सारी चीज़ें देखो और काम करना मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं करती हूँ समाप्त, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। बाय बाय।